29 जुलाई 2021। मोदी सरकार ने सीबीआई मामले में विवादित रहे अफसर राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया है। गुजरात कैडर के सन 1984 बैच के आईपीएस अफसर राकेश जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद नजदीकी अफसर समझे जाते रहे हैं। जब ये साहब सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर थे तो तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा से इनका अच्छा खासा विवाद भी हुआ था। आलोक वर्मा को राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण से मुलाकात करने और राफेल मामले में इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लेने के चलते उसी दिन बिना नियुक्ति समिति की राय और सहमत के रात में ही हटा दिया गया था और नागेश्वर राव को सीबीआई का इंटरिम चीफ बना दिया गया था। तब ये चर्चा थी कि राकेश अस्थाना ही अगले सीबीआई डायरेक्टर होंगे, लेकिन सीजेआई रमन्ना के रुख और एक आपत्ति के चलते ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल हुआ ये कि सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट फरवरी 2021 से खाली पड़ी थी। इस पर कोई नियमित नियुक्ति नहीं हुई थी। इसी बीच कॉमन काज नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट पर जल्द ही कोई लाया जाए। 2-2.5 महीने पहले यानी मई में इस पर काम शुरू हुआ। कुल 109 संभावित उम्मीदवारों के नाम सिलेक्शन कमेटी को भेजे गए। माना तो जा रहा था कि सन 1984 बैच के वाईसी मोदी और राकेश अस्थाना मोदी सरकार के भरोसेमंद हैं और इन्हीं में से कोई एक अगला सीबीआई डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन कमेटी में शामिल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने प्रधानमंत्री को ध्यान दिलाया कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कहता है कि जिन अफसरों के रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने से कम का वक्त बचा हो उन्हें डीजीपी लेवल की पोस्ट पर अपॉइंट न किया जाए। राकेश अस्थाना अभी बीएसएफ के डीजी हैं और 3 दिन बाद 31 जुलाई को उनकी रिटायरमेंट है। इस नियम की वजह से वो सीबीआई डायरेक्टर बनने की रेस से बाहर हो गए। तब सीआईएसएफ के डीजी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया। लेकिन अब राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होंगे, नए पुलिस कमिश्नर होंगे। ये पोस्ट भी डीजी के बराबर होती है, लेकिन 2 साल की बाध्यता का नियम इस पद पर लागू नहीं है। इसलिए 31 जुलाई को उनकी होने वाली रिटायरमेंट को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन दिया है। वैसे तो सरकार किसी भी इंडियन पुलिस ऑफिसर्स के अफसर को सर्विस एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन इसके भी नियम हैं। सर्विस एक्सटेंशन के जनरल रूल्स कहते हैं कि रिटायरमेंट की मैक्सिमम एज 60 साल से अधिक नहीं होगी। मेडिकल और साइंस स्पेशलिस्ट के मामले में उन्हें सर्विस एक्सटेंशन दी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 62 साल की उम्र तक। बाकियों को रिटायरमेंट की एज से अलग सर्विस एक्सटेंशन पर पूरा बैन है। ये एक सामान्य नियम है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। वैसे ये व्यवस्था इसलिए भी बनाई गई है जिससे कि अगर कोई अधिकारी किसी ऐसे जरूरी काम में लगाया गया हो और उस बीच वो रिटायर हो रहा हो तो उसे कुछ महीनों का सर्विस एक्सटेंशन दे दिया जाता है। मकसद उस सरकारी काम में आ सकने वाले ब्रेक को बचाना है, न कि उस अधिकारी को लाभ पहुंचाना या उसे उपकृत करना है। 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन एक बार में कम ही दिया जाता है, आमतौर पर 3 महीने, फिर उसके बाद फिर 3 महीने और फिर बाद में इसको साल भर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अस्थाना जी को एक साथ साल भर की एक्सटेंशन दी गई है। चर्चा ये है कि ये मामला कोर्ट भी पहुंच सकता है। इसकी एक वजह राकेश अस्थाना का राजनीतिक रूप से विवादित होना भी है। यूनियन टेरिटरी यानी यूटी काडर के एसएन श्रीवास्तव 30 जून को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उनकी जगह बालाजी श्रीवास्तव को यह जिम्मेदारी दी गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में 19 साल बाद यूटी काडर से बाहर के किसी अधिकारी को सर्वोच्च पद पर बैठाया गया है। इससे पहले सन 1966 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय राज शर्मा को यह मौका मिला था। उत्तर प्रदेश काडर से होने के बावजूद अजय राज शर्मा को जुलाई 1999 में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया था। 1999 से लेकर के जून 2002 तक वो इस पद पर रहे थे। वैसे राकेश अस्थाना जी भी काफी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। चारा घोटाले से जुड़े मामले की इन्वेस्टिगेशन में राकेश अस्थाना का अहम रोल था। सीबीआई एसपी रहते हुए चारा घोटाले की इन्वेस्टिगेशन उनकी ही अगुवाई में की गई थी। एडिशनली वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी डीजी रहे हैं। उनकी निगरानी में ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक रूप से संवेदनशील कई मामलों की भी इन्वेस्टिगेशन की है, जैसे कि अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, आईएनएस मीडिया केस, विजय माल्या के खिलाफ किंगफिशर एयरलाइंस लोन फ्रॉड,
राजस्थान का एम्बुलेंस स्कैम जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कीर्ति चिदम्बरम भी घिरे थे। गोधरा ट्रेन कांड में साजिश सहित उनकी जांच के दायरे में कई मामले शामिल हैं। इशरत जहां फेक एनकाउंटर केस में गुजरात काडर के एक और आईपीएस अफसर सतीश वर्मा ने गुजरात हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके कहा था कि गुजरात सरकार के प्रभाव में कैसे राकेश अस्थाना ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए एक फॉरेंसिक ऑफिसर को मजबूर करने की कोशिश की थी। सतीश वर्मा अपनी प्रोफेशनल इमेज के लिए जाने जाते थे। जोधपुर पुलिस ने जब आशाराम बापू को धर लिया था, उसके बाद चर्चा थी कि उनका बेटा नारायण साईं मानव तस्करी के रैकेट में शामिल है। गुजरात सरकार ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया और वो ये राकेश अस्थाना ही थे जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। सीबीआई वाले विवाद में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों ने एक दूसरे पर करप्शन के आरोप लगाए थे। दोनों ने एक दूसरे पर जांच भी बैठाई थी। आलोक वर्मा तो रिटायर होकर के चले गए, मगर आज तक देश नहीं जानता कि इस जांच का नतीजा क्या हुआ, किसने भ्रष्टाचार किया था। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से अस्थाना जी को मोदी सरकार ने अपॉइंट किया है, वो तरीका सुधारने के लिए देश में कभी पहले पहल नहीं हुई। राष्ट्रीय पुलिस कमीशन यानी धर्मवीर पुलिस आयोग, प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा, विधि आयोग, मलिमथ समिति, पद्मनाभया समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सोली सोराब जी समिति और सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश सिंह वर्सेस इंडियन यूनियन 2006 मामले में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं। इन सभी में सबसे चर्चित रहा धर्मवीर आयोग, जिसने फरवरी 1979 और 1981 के बीच कुल 8 रिपोर्टें दी थीं। अरसे तक इसकी सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इन्हें लागू करवाने के लिए प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में 1996 में एक पीआईएल डाली। 22 सितंबर 2006 को आयोग की सिफारिशों की पड़ताल करके अदालत ने राज्यों और केंद्र के लिए कुछ और गाइडलाइंस जारी की, लेकिन लगभग 15 साल बीतने के बाद भी ये कहीं फॉलो ही नहीं होती हैं जल्दी। और ये मानसिकता किसी एक पार्टी की सरकार की नहीं है, बल्कि ये मानसिकता सभी पार्टियों की सरकारों की है। डीजीपी के लिए 2 वर्षों के कार्यकाल वाले आदेश का तो जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कई राज्य तो रिटायरमेंट एज में आ चुके अपने फेवरेट ऑफिसर्स को रिटायरमेंट से महज कुछ दिन पहले डीजीपी बना दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप पुलिस सुधार के निर्देश लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं और वो सरकारों के प्रशासनिक सुधार की प्राथमिकता में भी नहीं है। इस पर भी ये पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है, जबकि सरकार किसी भी पार्टी की हो वो यही चाहती है कि पुलिस उसी के इशारे पर काम करे। अभी हाल ही में हुए दिल्ली दंगे की इन्वेस्टिगेशन में कई गलतियों और कई पक्षपात पर दिल्ली हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के कई फैसले दिल्ली पुलिस के खिलाफ आए हैं। दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए की पेनाल्टी भी लगी है। उसकी इन्वेस्टिगेशन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और एक दिल्ली पुलिस ही क्यों, एनआईए जैसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में प्रोफेशनल कमियां मिली हैं। उन पर भी आरोप है कि राजनीतिक विचारधारा और अलग राय रखने के चलते उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बेवजह फंसाया है अवैध रूप से। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे बेहद खतरनाक कानून का इस्तेमाल बेहद लापरवाही से सरकार विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों के खिलाफ किया गया है। सीबीआई को तो खुली अदालत में पिंजरे का तोता बोला ही जा चुका है। अभी यूपी के पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पुलिस बल कदम कदम पर खुद ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता नजर आया। पूरे देश, पूरी दुनिया ने यूपी पुलिस का ये खुला पक्षपाती रवैया एकदम साफ देखा, लेकिन एसपी से लेकर के डीजीपी तक किसी ने इस निर्लज्जता पर जुबान तक नहीं खोली। सोशल मीडिया पर जब सब आ गया तब जाकर के कार्रवाई हुई। इसके बाद एक बचकाना तर्क भी दिया गया कि पुलिस की यही भूमिका तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के टाइम में भी रही है। यही काम बंगाल में टीएमसी की सरकार ने किया। ये तर्क तथ्यात्मक रूप से सच भी हो तो भी क्या कोई भी सरकार पुलिस को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करती है, तो क्या ये ऐसी नजीर है कि इसे सारी सरकारों को मानना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए? और अगर ऐसा है तो यही कानून बना दिया जाए कि जो भी सरकार होगी पुलिस उसकी पार्टी को प्रायोरिटी पर रखेगी, पार्टी के ही डायरेक्शन पर काम करेगी। लेकिन क्या ये कोई सलूशन है? और जब तक कोई सलूशन नहीं है, ये तो पुलिस के आला अधिकारियों और पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर के सलूशन ढूंढना पड़ेगा। मोदी जी का ये दायित्व है कि वो इस पहल का नेतृत्व करें।
लेकिन क्या ये मोदी जी से हो पाएगा? लगता तो नहीं है। हो पाता या करने की मंशा होती तो वो राकेश अस्थाना को इस तरह से क्यों अपॉइंट करते? आखिर राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के लिए कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे थे जिसके रुकने से सरकारी काम का नुकसान होता?